Hello students, in the last lecture we have studied about endoplasmic reticulum and nucleus, plasma membrane, which are the cell organelles. Today we will study about Golgi body, lysosome, another some cell organelles of the cell. So first of all we will discuss Golgi apparatus. गोल्जी apparatus भी एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल में पाया जाता है और नाम इसका जो है इसकी डिस्कवरी के अकॉर्डिंगली है। कैमिलियो गोल्गी नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसकी खोज करी थी, डिस्कवरी करी थी, तो इसीलिए इसका नाम भी गोल्जी apparatus हो गया है। एक्चुअली दिस इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और स्पर्म वगैरह में नहीं होता, बस बाकी सभी जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये गोल्जी apparatus पाया जाता है और करीब करीब प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता, सभी में एब्सेंट होता है। तो ये तो हो गया इसका कहाँ पर ये प्रेजेंट है और किन सेल्स में ये नहीं पाया जा रहा है। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वैसे गोल्जी apparatus जो है इसका ओरिजिन भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, दो टाइप की होती है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो गोल्जी apparatus है ये कैसे ओरिजिनेट हो रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है और इसके बाद इसके अंदर जो है मतलब राइबोसोम्स हट जाते हैं इसके ऊपर से, बट ये है कि ये गोल्जी apparatus की फॉर्म ले जाता है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये भी। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं गोल्जी apparatus के, तो ये देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, ये भी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। डिस्क की जैसी शेप आपको इस ऑर्गेनेल की नज़र आ रही है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं इसके अंदर और जो भी ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बना हुआ है ये देखिए पैरेलल एक दूसरे के सेटल डाउन है। ये सेटल्ड कैसे है, पैरेलल है, फ्लैट सेक लाइक स्ट्रक्चर है। इन्हें हम सिस्टर्नी बोलते हैं। छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स इसमें से अराइज हो रहे हैं सिस्टर्नी में से और ट्यूब्यूल्स के एंड पर जाकर एक सैक लाइक एक गोल गोल आपको बॉल जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, वेसिकल्स। तो बेसिकली आप ये तीन चीज़ कह सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। इन तीन चीज़ों से मिलकर ये बना हुआ होता है। तो अब हम अगर बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपके सिलेबस में नहीं है ये, बस जितना है यही है कि फंक्शन की बात अगर हम करेंगे तो फंक्शन क्या होता है गोल्जी apparatus का सबसे मेन फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। जो गोल्जी apparatus है इसका सबसे मेन फंक्शन होता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जितना भी मटेरियल सेल के अंदर पड़ा हुआ है उसको ये अपने अंदर स्टोर करके रखता है, पैकेज करके रखता है और इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिससे कि सारा का सारा जो मटेरियल है वो इसके अंदर पड़ा रहता है। इस एक्चुअली ये जो वेसिकल बनता है इसे ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स भी कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मटेरियल किस टाइप का होगा, एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स वगैरह होंगे, लैक्टोप्रोटीन्स होंगे मिलके, और भी बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, पिगमेंट सेल्स होती हैं, पिगमेंट ग्रैन्यूल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ये पैकेज करके पैक करके रखता है, इसलिए इसको इसका जो मेन फंक्शन है वो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल है। जब सेल को रिक्वायरमेंट होती है तो इन मटेरियल को वो प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात यह है कि गोल्जी apparatus से ही आगे चल के लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है जो आप आगे पढ़ेंगे वो बनता है। सेल वॉल भी सिंथेसिस होती है, कभी कभी सेल मेम्ब्रेन में भी इसका कुछ रोल होता है उसके सिंथेसिस में भी, लेकिन बेसिकली जो है इससे आगे लाइसोसोम बनता है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल है उसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, आपने नाम सुना होगा सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लाइसोसोम जो है क्या चीज़, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे क्लीन करने का काम करता है, उसे सेल से बाहर निकालने का काम करता है। तो वैसे ये मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन जो है यूकैरियोटिक सेल्स में इसी के थ्रू होता है, लाइसोसोम के थ्रू होता है। और लाइसोसोम को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सेल के बारे में तब पता चल पाया बहुत ज़्यादा डिटेल में जबकि माइक्रोस्कोप की खोज हुई।
माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है? कोई भी किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल को बहुत लार्ज करके दिखा सकता है, मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, जिससे कि हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन वो माइक्रोस्कोप में जो लेंस लगता है उससे हम बहुत बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप भी दो तरह का होता है, एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आप लैब वगैरह में देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, और एक माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? किसी भी चीज़ को 1,00,000 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, 1,00,000 गुना बड़ा करके। बहुत ही रेयर पाया जाता है ये, बहुत बड़ी बड़ी लैब्स में साइंटिस्ट इस पे काम करते हैं। और जितने भी सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इन सब चीज़ों के बारे में जो डिटेल में पता चला है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बनने के बाद ही पता चला है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लाइसोसोम को देख सकते हैं। सभी एनिमल सेल्स में, फंजाई में, प्लांट सेल में, सब में पाया जाता है ये क्या नाम, लाइसोसोम्स। और लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको बताया कि गोल्जी एपरेटस से ही आगे चल के बनता है लाइसोसोम। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये गोल्जी एपरेटस है, इससे ये वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर जो निकल के अलग हो रही हैं, यही आगे चल के लाइसोसोम का काम कर रही हैं। ये देखिए, ये लाइसोसोम मेम्ब्रेन है चारों तरफ, और अंदर लाइसोसोम के एंजाइम्स भरे हुए होते हैं बहुत सारे। जो लाइसोसोम है ये बिल्कुल छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर जैसे नज़र आ रहे हैं आपको, जो पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डेंस होता है। जो इसके अंदर जो मटेरियल है वो काफ़ी डेंस होता है। और इसके अंदर भरा क्या होता है, ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। इन एंजाइम को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि जो जो अदर मटेरियल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, वो एंजाइम इसके अंदर भरे हुए होते हैं। ठीक है ना। सो दीज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द सेल, इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेल में कोई जार खोल लग गया, किसी वजह से सेल जो है वो डैमेज हो गई है। तो जब सेल डैमेज होती है तो क्या होता है कि लाइसोसोम जो है ये भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसकी भी मेम्ब्रेन जो है फट जाती है, और इसके अंदर के जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये बाहर निकलते हैं, पूरी की पूरी सेल को ही खा जाते हैं। खा जाने का मतलब है ब्रेक डाउन कर देते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं तो पूरी की पूरी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए कभी कभी इसीलिए सेल्स को, इसको लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग मतलब जिस सेल के अंदर है उस अपनी सेल को ही ख़त्म करके खुद को ही ख़त्म कर लिया, तो ये सुसाइडल बैग्स भी कहलाते हैं। तो फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा इसका, क्या फंक्शन है। डाइजेशन करता है, ये जो भी यूज़फुल मटेरियल है उनका भी डाइजेशन करता है, हार्मफुल मटेरियल है उनका भी डाइजेशन करता है, अनवांटेड मटेरियल्स हैं उनका भी डाइजेशन करता है, और प्लस सुसाइडल बैग की तरह भी कभी कभी इसका काम होता है। तो ये तो हो गया लाइसोसोम के बारे में। अब नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसी भी लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं, और ये जो है सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और एक बहुत ही खास वर्ड है इसके लिए, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले डायग्राम के थ्रू ही देख लीजिए बेशक। ये देखिए डायग्राम, दो स्ट्रक्चर आपको सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, क्रिस्टी दिख रहा है और मैट्रिक्स दिख रहा है। ये मोटे तौर पे अगर हम कहेंगे तो ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी और भी काफ़ी कुछ होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या बताएंगे आप, इसकी शेप कैसी होती है। शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, सॉसेज भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल टाइप का भी हो सकता है, फिलामेंटस धागे जैसा भी हो सकता है, तो कभी कभी तो ब्रांच भी होता है ये किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की शेप अलग अलग तरह की होती है। और जो भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो देखिए डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, एनवेलप्ड होता है। सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, अंदर इनर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। ठीक है ना। आउटर मेम्ब्रेन एकदम स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल भी होती है और फोल्डेड होती है, बहुत सारे फोल्ड। ये देखिए ऐसे जिग जैग टाइप के फोल्ड आपको नजर आ रहे हैं। इन फोल्ड को क्या नाम दे दिया गया है, क्रिस्टी नाम दे दिया गया। तो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन जिगजैग फोल्डेड है, जिसे कि हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है ना। और क्रिस्टी भी एक पैटर्न के अंदर अरेंज्ड होते हैं।
और क्रिस्टी के ऊपर आप एक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई नहीं गई है, एटीपी जनरेटिंग ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप। यानी कि जो क्रिस्टी है उसके ऊपर वो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटीपी फॉर्मेशन में काम आते हैं। एटीपी क्या होता है? एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में सेल में पाया जाता है। और कहाँ पर होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन यहीं पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है, तो इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी मॉलिक्यूल है। हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ये एटीपी ही जनरेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सो रहे हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, हर केस में सो रहे हैं तो भी हमें एटीपी की ज़रूरत है, और दौड़ लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत है। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये एटीपी अपने एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी के डिफरेंट सेल्स को। दोनों सेल्स के बीच में गैप होता है, इस गैप को इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं, आउटर चैम्बर भी कह सकते हैं। इसमें एक फ्लूइड सा भरा हुआ होता है। और एक चीज़ और है कि जो स्पेस क्रिस्टी के बीच में है उसे हम इनर स्पेस बोलेंगे, इनर चैम्बर बोलेंगे। इसमें डायग्राम में नोट इसको डिनोट नहीं कर रखा है, बल्कि यही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, मैट्रिक्स डिनोट कर रखा है। देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो स्पेस में जो भरा हुआ है फ्लूइड, उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लू कलर का जो दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, लिपिड, राइबोसोम्स भी होते हैं, बल्कि आरएनए भी होता है, और बहुत सारे आयंस होते हैं। और एक खास बात, इसके अंदर डीएनए भी पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसका अपना डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, और इसके अंदर लिपिड्स वगैरह भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया ब्रीफ में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के? सबसे पहला फंक्शन जो कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी करेंसी एटीपी प्रोवाइड कराता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना? तो जो एटीपी है वो कहाँ रिलीज हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में रिलीज हो रहा है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। सेल रेस्पिरेशन का जो मेन साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल के अंदर, जो मेन साइट है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर सारा रोल निभाता है। और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल भी रिलीज़ करता है, ये स्टोर करके रखता है। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल यानी कि एटीपी को स्टोर करके रखता है। जो एनर्जी रिक्वायरिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल को मेंटेन करते हैं ये एटीपी। इन एटीपी को पावर हाउस या स्टोरेज बैटरीज कहा जाता है, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है एटीपी को। तो ये सब ही फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की। बेसिकली अगर मोटे तौर पे जानेंगे तो यही फंक्शन है। और एक और होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेप्लिकेशन का भी, अपने आप को डबल कर लेने की भी कैपेसिटी होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया, डीएनए, आरएनए, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, राइबोसोम्स, एंजाइम्स, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अपने जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है सेल ऑर्गेनेल, उसका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है ये भी, इसे भी हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। लेकिन एक खास बात है प्लास्टिक के बारे में कि ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। और 3 तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं? देखने में कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट वाइट कलर की या फिर कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है ग्रीन? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। तो बहुत ही ब्रीफ में बता देती हूँ मैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, और 2 तरह के भी होते हैं, नॉन ग्रीन और ग्रीन टाइप के। अच्छा, इसी को कई बार कुछ बुक्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट इसी के अंदर बता दिया जाता है। जो क्लोरोप्लास्ट है, हमारा जो मेन फोकस है वो क्लोरोप्लास्ट पे है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वगैरह जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही प्लांट्स के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट का ये देखिए स्ट्रक्चर भी दिखा रखा है क्लोरोप्लास्ट का। इसमें क्या है कि कैसा है, ये स्फेरिकल है, कुछ स्फेरिकल टाइप का इसका शेप होता है, डिस्क जैसा होता है, लेंस शेप भी कह सकते हैं हम इसको। और इसके अंदर क्या है, ये कि वेसिकल टाइप्स का स्ट्रक्चर है जो डबल मेम्ब्रेन एनवेलप से घिरा हुआ होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, बीच में फ्लूइड भरा हुआ है,
ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड था वैसे इसमें फ्लूइड है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है और फ्रीली परमेबल होती है एक तरीके से, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है इसके अंदर, जो प्लास्टिड आप देख रहे हैं। और आप ये देखिए कि इट इज़ ग्रेटली इनफोल्डेड बट द इनफोल्ड्स बिकम फ्री इन द मैच्योर क्लोरोप्लास्ट टू लाई द लेमिली इन द मैट्रिक्स। लेमिली आपको दिख रहा होगा, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर पड़ी हुई हैं ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये कहलाती हैं लेमिली। और लेमिली जो है एक के ऊपर एक ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो लगा हुआ है लेमिली का, ये कहलाता है थाइलेकोइड। सामने आपको नजर आ रहा है बिल्कुल लाइट पिंक से कलर में, स्टैक मतलब ढेर, एक के ऊपर एक ये जो मेम्ब्रेनस लेमिली सेटल्ड है, ये पूरा का पूरा जो स्टैक है ये थाइलेकोइड कहलाता है। और ये जो सारे के सारे हैं ये क्या कहलाते हैं, ग्रीना कहलाते हैं। जितने भी ये थाइलेकोइड के सैक्स हैं, पाइल्स हैं, ये ग्रीना कहलाते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इसका रोल फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स की अपनी भोजन बनाने की प्रक्रिया, वो जो फूड फॉर्मेशन, फूड सिंथेसिस करता है, उस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस है और उसमें मेन रोल होता है क्लोरोफिल। उसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता। तो यानी कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है जो भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसलिए कभी कभी क्लोरोफिल के लिए, क्लोरोप्लास्ट के लिए एक और नाम आता है किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भोजन बनता है प्लांट्स का, इसलिए इसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ, और प्लास्टिड में एक चीज़ और है कि इसका भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। दोनों ये जो सेल ऑर्गेन है इनके नाम याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो हैं इनका अपना डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब अगर हम फंक्शन की बात करते हैं प्लास्टिड का, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका फोटोसिंथेसिस। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सूरज से आने वाली रेडिएशंस को, जो सनलाइट है उसको ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है। और ये सारा का सारा किसके थ्रू हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के थ्रू हो रहा है। क्रोमोप्लास्ट, जैसे कि मैंने 3 आपको टाइप्स बताई थी इसकी प्लास्टिड की, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ये ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? जितना भी कलर्स होता है ना, फ्लावर में कलर है या जो भी कलर है, वो सारा कलर किसकी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होगा, पॉलिनेशन होगा, उसका भी अपना एक फ़ायदा है अलग से। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये एक वेसिकल की फॉर्म में होता है, इनके अंदर स्टार्च है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब चीज़ें स्टोर्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये तो फंक्शंस हो गए प्लास्टिड्स के। अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे आते हैं, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या हैं? दीज आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। स्टोरेज सैक एक थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें मेम्ब्रेन है चारों तरफ और अंदर कुछ भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स भरे हुए हैं। ये सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स क्या हैं? वैसे ये वैक्यूल जो है वह करीब करीब सभी सेल्स में पाई जाती है। आप लोगों ने डायग्राम देखा होगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में वैक्यूल पाई जा रही है। अलग अलग साइज़ की होती है लेकिन दोनों के अंदर वैक्यूल पाई जाती है। चारों तरफ एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल के चारों तरफ। और आप लोगों को एक चीज़ और पता है कि इस वैक्यूल को आपने देखा है कि प्लांट सेल में तो ये वैक्यूल मेजर पोर्शन बीच में कवर कर रही है, तभी तो प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड में होता है और एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है। क्यों होता है सेंटर में? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर ये जो वैक्यूल होती है ये बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। ये देखिए, ये प्लांट वैक्यूल है, ये एनिमल सेल के अंदर जो वैक्यूल होती हैं ये छोटी छोटी सी होती हैं और ये पूरी की पूरी सेल के अंदर फैली हुई होती हैं और सेंटर में न्यूक्लियस होता है। लेकिन प्लांट सेल में ये देखिए आपको साफ दिख रहा है इतनी बड़ी वैक्यूल बीच के अंदर है और एनिमल सेल के न्यूक्लियस कहीं साइड में होता है। तो ये वैक्यूल सब में पाई जाती है, प्लांट में, एनिमल में। और वैक्यूल के अंदर बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ होता है जिसे कि हम सेल सैप कहते हैं। और इस सेल सैप के अंदर क्या चीज़ होती है? मिनरल्स हैं, शुगर्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे पिगमेंट्स, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, ये सब चीज़ें इसके अंदर भरे हुए होते हैं। इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है ये भी सिलेक्टिवली परमिएबल है, इसे हम टोनोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है? ये जो है ये एक तरीके से पूरी सेल को टर्जिडिटी या रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम होता है। तो फंक्शन की अगर हम बात करते हैं वैक्यूल के, तो
फंक्शन ये देखिए ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है कि सेंट्रल वैक्यूल जो प्लांट सेल की है वो 50 से 90%, किसी प्लांट में 50%, किसी में 90% एरिया कवर कर रही है। और दूसरी बात, जो अंदर का सेल सेप है प्लांट सेल के वैक्यूल के अंदर का सेल सेप का मतलब जो फ्लूइड भरा है सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर, वो प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है ना। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि दीज आर द स्टोरेज सैक ऑफ द सेल एंड द स्टोर्ड मटेरियल में बी सॉलिड और लिक्विड और टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स। ये भी हो सकता है जो स्टोर्ड मटेरियल है उसके अंदर टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हो, या फिर जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल के अंदर, उनके अंदर जो भी बाई प्रोडक्ट या एंड प्रोडक्ट बन रहा है और जो नुकसानदायक है सेल के लिए, उसे ये क्या करता है, वैक्यूल अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है और बाहर रिलीज कर देता है सेल से। ठीक है ना। तो इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये जो वैक्यूल है ये क्या काम करती है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। ठीक है, वाटर को बाहर निकालना है या नहीं निकालना है, ज़्यादा है कम है जो भी है, उस चीज़ को मेंटेन करती है। तो ये तो हो गया आपका वैक्यूल्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे डिफ्रेंशिएशन एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफ्रेंशिएशन। ये देखिए प्लांट सेल दिखा रखी है, ये एनिमल सेल दिखा रखी है। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस प्लांट सेल में, क्या क्या नहीं, ब्रीफ में बिल्कुल बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे मेन फैक्टर तो हम आउटर स्ट्रक्चर से लेके चलते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जो कि प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती इतनी आसानी से, तो ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। दूसरा पॉइंट है सामने आपके, प्लास्टेट्स जो है वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टेट का काम क्या है, 3 तरह के जस्ट अभी आपको बताए हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लिगोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट का रोल है फोटोसिंथेसिस में। एनिमल को किसी तरह का फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा दूसरे पे डिपेंडेंट होता है अपने फूड के लिए, या तो प्लांट से लेता है या फिर अदर ऑर्गेनिज्म से लेता है। तीसरा जो है वो है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर, जबकि सेंट्रियोल भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में कि आपके सिलेबस में नहीं ज़्यादा दे रखा है डिटेल में। सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है जी। और वैक्यूल्स जो हैं ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी है, लेकिन अंतर क्या है कि वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट सेल के अंदर तो काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये वैक्यूल बहुत छोटी छोटी सी पाई जाती हैं। अच्छा, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट विद 1 और 2 सेंट्रियोल, किसमें, एनिमल सेल में, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो है वो एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल भी नहीं होती, सेंट्रोसोम नहीं है। सेंट्रोसोम का या सेंट्रियोल का रोल एक्चुअली होता है सेल डिवीज़न के टाइम पर, जब सेल डिवाइड होती है, जो सेल डिवीज़न आप डिटेल में अगली 11th क्लास के अंदर पढ़ेंगे, उस टाइम पर सेंट्रोसोम का रोल होता है, सेंट्रियोल का भी रोल होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता, जबकि एनिमल सेल में ये पाया जाता है। ठीक है। अब एक और अंतर भी आप बता सकते हैं, ये देखिए प्लांट सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस बिल्कुल साइड में होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस बीच में होता है, बड़ा होता है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस छोटा होता है और साइड में पाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो ये सारे मेजर जो डिफरेंस हैं जो आपके लेवल के, आपकी क्लास में बस इतना ही काफ़ी है इनके बारे में, वो मेजर डिफरेंस जो है वो ये है। और एक और डिफरेंस होता है कि एनिमल सेल्स जो है वो जनरली स्मॉल होती हैं साइज़ में, जबकि प्लांट की जो सेल्स होती हैं वो एनिमल सेल की तुलना में, पूरी सेल की मैं बात कर रही हूँ, वो एनिमल सेल की तुलना में बड़ी होती है। ये देखिए प्लांट सेल में दिख रहा है, सबसे बाहर की लेयर सेल में वॉल है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, फिर वैक्यूल इतनी बड़ी हुई, न्यूक्लियस के अंदर आपने सारे वो चीज़ें पढ़ी हैं कि डीएनए है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट पढ़े हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सारे के सारे ये जो कंपोनेंट्स इसमें लिखे हुए हैं ये सब सेल ऑर्गेनेल हैं, इनको पढ़ लीजिए, ये आपको याद होने चाहिए, इतने आपके सिलेबस के अंदर हैं। ये सब प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में जो आप देख रहे हैं, तो देख रहे हैं सबसे बाहर जो एक ये डबल मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर सेल वॉल थी, वो इसमें एब्सेंट है, सेल वॉल नहीं है लेकिन सेल मेम्ब्रेन है, और वैक्यूल इतनी बड़ी सी नहीं है, छोटी छोटी वैक्यूल पड़ी रहती हैं। बाकी सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनको आप लिख सकते हो, याद करेंगे वो आप इसमें भी लिख सकते हैं और उसके अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे।